हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन इस चैनल पर करता हूं। दोस्तों, हमने यूपी लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश का श्रृंखला स्टार्ट किया है, जिस श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, जिन साथियों ने अब तक के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उन्हें देख करके इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई के कंटेंट को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने लेखपाल पद के इतिहास और लेखपाल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों के बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, देख कर ही इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस क्लास में हम लेखपाल से जुड़ी हुई विभिन्न शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं हम चर्चा क्या क्या करेंगे। सबसे पहला नक्शा है, फिर खसरा है, खतौनी है, रोजाना मचा है, खेवट है, खारिज दाखिला खारिज है, घरौनी है, सीमा द्योतक चिन्ह, किसान वही और गांव रजिस्टर। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों। नक्शा सबसे पहला आता है हमारा नक्शा। नक्शा क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, नक्शा का एक अन्य नाम भी होता है सजरा। दोस्तों, इस नाम को इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। नक्शा, लेखपाल कभी भी नक्शा को नक्शा नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? सजरा बोलता है। ठीक है, लेखपाल की टेक्निकल भाषा में नक्शा को सजरा बोला जाता है। यह नक्शा जो होता है संपूर्ण गांव का होता है। जिस गांव में वह नियुक्त होता है लेखपाल, उस गांव का एक नक्शा होता है, उसी को सजरा बोलते हैं, या गांव का नक्शा। तो समझ ही रहे हैं आप, सिंपल ही शब्द है। उस नक्शा में बना क्या होता है? चौहद्दी बनी। चौहद्दी का मतलब बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, उस गांव की बाउंड्री बनी होती है जिस गांव में वह लेखपाल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नक्शा खास क्यों है भैया? ये नक्शा कपड़े पर निर्मित होता है। जैसे हम लोग कोई नक्शा लाते हैं, भारत का नक्शा, यूपी का नक्शा। नक्शा का मतलब समझ रहे हैं ना, मैप होता है, मैप। वही सिंपल सा मैप जो होता है वही है नक्शा। तो यह नक्शा जो है, यह वाला, ये कपड़े पर निर्मित होता है। ठीक है, कपड़े पर। आगे देखते हैं। नक्शे में आबादी और वनावरण को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आबादी का मतलब होता है जहाँ पे लोग रह रहे हों, और वनावरण का मतलब आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे वन का क्षेत्रफल ज़्यादा, मतलब वन से घिरा हुआ क्षेत्र को वनावरण को कहते हैं। ठीक है, तो नक्शे में कह क्या रहा है? नक्शे में आबादी वाला क्षेत्र और वनावरण वाला क्षेत्र दोनों को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नक्शे में और क्या क्या होता है भैया? तालाब होते हैं, नलकूप, सरकारी सिंचाई के साधन, सड़क होते हैं, रास्ते होते हैं, चक्रोट होते हैं, नहर आदि जितना भी चीज़ें होती हैं, जो भी गांव में आप सोच सकते हो, जो नक्शे में दिखाई जा सकती हो। आप तो आदमी भी सोच सकते हैं, लेकिन आदमी थोड़ी ना होगा नक्शे में। वो सब इस नक्शे में स्पष्ट रूप से इंगित होते हैं, दर्शाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नक्शे को अपडेट करने हो तो लेखपाल वर्ष में कम से कम गांव का 3 दौरा तो करता ही करता है। ठीक है, कितना दौरा? 3 दौरा। क्या करने के लिए? अपडेट करने के लिए। किसे? नक्शे को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये अपडेट जो होता है, अपडेट को पड़ताल भी बोलते हैं हिंदी में। ये कौन कौन सी अपडेट करता है लेखपाल? आपका लेखपाल 3 तरीके का अपडेट, जो पिछले स्लाइड में हम देख के आए थे, 3 तरीके का अपडेट करता है। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है खरीफ पड़ताल, दूसरी रबी पड़ताल, और तीसरी है जायद पड़ताल। ठीक है, ये फसलों के नाम पे रखा गया। फसल मुख्यतः 3 चक्र में बांटी जाती है ना, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल होती है जो धान के आसपास वाले समय में बोई जाती हो, रबी फसल जो गेहूं के साथ बोई जाती हो, जायद फसल जो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब होता है, जायद की फसलें होती हैं। ये सब पड़ताल का नाम उसी फसलों के आधार पर रख दिया गया। खरीफ पड़ताल कब से स्टार्ट होती है? 10 अगस्त से स्टार्ट होती है। 10 अगस्त समझ लीजिए कि जब धान आपने रोपाई कर दिया है खेतों में, तब लेखपाल महोदय दौरा करने आएंगे। क्या करने आएंगे? दौरा करने आएंगे। दौरे में क्या करेंगे? मतलब वो लिखेंगे कि नक्शे को अपडेट करेंगे, भैया इस वाले जगह पे पिछली साल गेहूं बोया गया, मतलब पिछली बार खीरा ककड़ी लगा था, नहीं लगा था, कोई बात नहीं है,
अब की बार इसमें धान लग गया है, ठीक है। यही अपडेट करेंगे अपने नक्शे में, ठीक है। आगे देखते हैं रबी पड़ताल। रबी पड़ताल जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, रबी की फसल कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर के आसपास बो दी जाती है, ठीक है। गेहूँ वहीं आसपास बोया जाता है। तो अब लेखपाल आएंगे और 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ही नहीं, 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी से पहले नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जनवरी के आसपास वो आएंगे और उसके बाद जो है अपना नक्शा अपडेट करेंगे कि भैया कौन से खेत में कौन सी जगह पे क्या बोया गया है या क्या नहीं बोया गया। हो सकता खेत परती भी रह गया हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। फिर अगला देखते हैं जायद पड़ताल। जायद पड़ताल कब से होता है? 1 मई से स्टार्ट होता है। ये देखिए आगे हमने ये लिख रखा है, तीनों फसलें कौन कौन सी होती है। जैसे खरीफ में चावल हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार को ही मक्का बोलते हैं। फिर आगे देखिए रबी में गेहूँ हो गया, आलू, चना, सरसों, ये सब जो है गेहूँ में आता है, ठीक है। फिर आगे जायद फसल में कौन कौन सा आता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, ऐसे जो ऐसे फसल जो गर्मियों में हम लोग खाते हैं उसे जायद फसल में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, खसरा। अगला हमारा कौन सा आता है? खसरा। खसरा क्या होता है? यह एक कानूनी संबंधी दस्तावेज है। अब ऐसी बात है, खसरा लेखपाल यूज कर रहा है तो ऐसा कोई वो तो होगा नहीं, कानूनी दस्तावेज ही होगा, ठीक है। गांव का एक रजिस्टर होता है। ये जो खसरा होता है ये गांव का एक रजिस्टर होता है, ठीक है। गांव का क्या होता है? एक रजिस्टर होता है। सजरा के साथ इसका प्रयोग होता है। देखिए अभी जो हम नक्शा पढ़ के आए हैं, नक्शा को हम कह रहे हैं मैप, जो मैप पढ़ के आए इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? सजरा, ठीक है, सजरा बोलते हैं। इस सजरा का यूज कब किया जाता है? हमेशा। कभी ऐसे नहीं होगा कि लेखपाल खाली बैठे चलो देखते हैं सजरा क्या है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। जब कभी खसरा का देखने की बात आएगी उस समय सजरा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। किसी जमीन के टुकड़े के बारे में सर्वसंभव, जितना भी उस जमीन के बारे में जितना भी संभव हो सकता है, सर्वसंभव जानकारी का ब्यौरा इस खसरा नंबर, मतलब ब्यौरे को खसरा नंबर प्रदान किया जाता है, ठीक है। कोई भी ज़मीन का टुकड़ा आपके आसपास, आपका भी कोई ज़मीन होगी, उस ज़मीन के टुकड़े को एक गणितीय अंक प्रदान किया जाता है जिसे खसरा नंबर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के पहले, ये तिथि याद रखना दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही बता दिए आपको, 22 अप्रैल के पहले तक इसे तैयार कर लिया जाता है, अति आवश्यक है, ठीक है। 2020 के पहले खसरे में 21 कॉलम होते थे। अब ये हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है? या फिर 21वें से जन्मा 22। दोस्तों देखो ऐसे अगर कहेंगे 1 2 3 4 ऐसे 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 तो यहाँ पे 21 कॉलम ही होते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है 21वीं के अंदर में एक सब कॉलम बना हुआ है, तो ऐसे तो गिनेंगे अब 1 2 3 4 अब 22 हो जाएगा। तो कहने के लिए तो 21 कॉलम ही है, ठीक है। लेकिन अगर एक एक लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ये 22वां जो है 21वीं से ही जन्मा हुआ है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि 21 कॉलम भी कह सकते हैं, 22 कॉलम, लेकिन ज़्यादा प्रेफर आप 21 करेंगे। ऑप्शन में अगर 21 और 22 दोनों आता है तब 21 करेंगे, अगर 22 आता है 21 नहीं है तब तो 22 ही होगा, ठीक है। और कभी भी 21 ही आएगा, यहाँ पे याद कर लीजिए आप, 21 ही होते हैं। अब याद करने का अब अगला एक थोड़ा सा अपडेट अपनी जानकारी में करिए। वर्तमान में क्योंकि कंप्यूटरीकृत खसरे का उपयोग हो रहा है जिसमें 46 कॉलम होते हैं, ठीक है, 46 कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में तो यही हो रहा है ना, कंप्यूटर वाले डाटा का ही देखते हैं यूज होता है, तो उसमें 46 कॉलम होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं खतौनी क्या होता है। खतौनी क्या होता है? किसी व्यक्ति के खसरों का कलेक्शन जो विभिन्न, जैसे मान लो एक व्यक्ति है रमेश महोदय हैं, रमेश के कुल ज़मीनों को 3 जगह में बटी पड़ी हैं, छितराई पड़ी हैं कह दो। यहाँ पे 3 बीघा है, यहाँ पे 5 बीघा है, यहाँ पे 2 बीघा है, ठीक है। 3 जगह है, तीनों जगह में अलग अलग मात्रा में ज़मीन पड़ी हुई है, तो इसका खसरा अलग होगा, इसका खसरा अलग होगा, इसका खसरा अलग होगा, ठीक है। तो लेकिन जब बात आएगी खतौनी की तो इन सबको जब कलेक्ट करके कहा जाएगा रमेश भैया की
तो वही जो खसरों का कलेक्शन है, सभी खसरों को एक समझ लो एक फाइल में बंद कर दिया जाए तो उस फाइल को रमेश भैया की खतौनी कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर राम की खतौनी का अर्थ होगा राम की कुल जमीन जो चाहे जितनी जगह बिखरी पड़ी हो का संपूर्ण विवरण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। खतौनी देखो ये हम बताए हैं कि ये टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा, अगर गणित आप समझ रहे हो तो एक हम लोग समुच्चय शब्द चैप्टर पढ़ते थे, तो अगर खतौनी एक समुच्चय है तो खसरा उस समुच्चय का एक एलिमेंट है। समझे नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं। अगर खतौनी आपका ये एक बुक है मान लो, तो खसरा जो है उस बुक का एक पेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खतौनी में कॉलमों की संख्या 13 होती है। हर 6 वर्ष में इस खतौनी को अपडेट किया जाता है। हर 6 वर्ष में। देखो जो खसरा था, नक्शा था, उसको नक्शा में जो 3 बार अपडेट होता था, नक्शा एक साल में 3 बार कम से कम अपडेट किया जाता था, लेकिन जब बात खतौनी की आती है तो कम ये 6 साल में अपडेट किया जाता है। ठीक है, हाँ, अपडेट करते समय केवल लाल स्याही का ही प्रयोग होता है। ठीक है, खतौनी को अपडेट करते समय कौन सी स्याही, केवल और केवल लाल स्याही का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे केवल लाल से ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजाना मचा या दिनचर्या वही। रोजाना मचा का मतलब वैसे ही जो दिनचर्या, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने दैनिक जीवन में एक डायरी लिखना चाहिए, तो आप लिखें ना लिखें आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो लेखपाल अगर आप बन जाएंगे तो आपको रोजाना मचा लिखना ही लिखना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, पहले इसकी चर्चा कहाँ की गई है। जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर रखा है उसका, उसके पैरा 47 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, दैनिक डायरी होती है, लेखपाल की दैनिक डायरी होती है। मतलब लेखपाल दिन में सुबह से लेके शाम तक अपने जो वर्किंग टाइम था उनका, उस टाइम में उन्होंने क्या किया है वो इस डायरी में लिखेंगे। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या क्या होता है, डायरी दैनंदिनी। 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की अवधि होती है। ये पूछ सकते हैं कभी, मान लो सवाल अगर बना कि जो रोजाना मचा होता है उसमें कब से कब तक की अवधि का उल्लेख किया जाता है, तो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। ठीक है, 1 अगस्त जब यहाँ से स्टार्ट कर, मान ली यहाँ से 1 अगस्त से स्टार्ट किए, ऐसे घूम के आएंगे पूरा 1 साल घुमा के, यहाँ पे 31 जुलाई जो होगा वहीं तक ये बात लिखी होती है। किसमें, रोजाना मचा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखता क्या क्या है, खेतों की गश्त लिखता है, मतलब खेतों की दौरा किया है। जो गांव में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, ये सब लिखता है, अपडेट करता है। ठीक है, मानवीय अथवा पशु बीमारी के बारे में लिखता है। ठीक है, सीमा द्योतक चिन्हों के बारे में लिखता है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। दाखिला खारिज क्या होता है। दाखिला खारिज का मतलब, जैसे आप पढ़े होंगे ना कि दाखिला और खारिज दोनों एक उर्दू शब्द हैं। दाखिला का मतलब होता है एंट्री। ठीक है, एंट्री कराना। ठीक है, और खारिज का मतलब जैसे कट करा देना। ये आप शब्द कहाँ पे सुनते हो पता है, जैसे कोई बच्चा है उसका नाम दाखिल करा दिया जाए पढ़ने के लिए, जब कक्षा 1 में नाम डलाया जा रहा है उसका, तो उसको कहते हैं इनका नाम दाखिल करा दिया गया है, किसमें, कक्षा 1 में। ठीक है, और खारिज का मतलब जैसे मान लो बच्चा बदमाशी कर रहा हो, तो अगर अध्यापक उसका नाम काट देंगे तो उसी को बोलेंगे उसका नाम खारिज कर दिया गया। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो कोई ज़मीन है, इस ज़मीन का वर्तमान मालिक राम है। ठीक है, अब इस राम ने इसी जमीन को किसी सीता को, ठीक है, या सीताराम को, ठीक है, सीताराम को यह जमीन बेच दिया। मतलब इस जमीन का मालिक पहले जो था वो राम थे, अभी ये सीताराम होने वाले हैं, खरीद लिए ये। तो अब क्या होगा कि इस जमीन का पहले जो मालिक लेखपाल ने अपने रजिस्टर में लिख रखा होगा राम को, तो वहाँ से उसका नाम खारिज कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, जमीन के मालिकाना हक को राम से हटा के सीताराम का नाम दाखिल कर देंगे। यही होता है दाखिला खारिज, खारिज दाखिल। ठीक है, जब भी ये ज़मीन खरीदी जाती है, बेची जाती है, तब ये
शब्द यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिल्द बंदोबस्त। जिल्द बंदोबस्त क्या होता है? यह एक ब्रॉड टर्म है, एक थोड़ा सा बृहद शब्दावली है। यह प्रत्येक जिले स्तर पर तैयार किया जाता है। मतलब समझ लो कि बहुत सारे, जैसे एक ए क्षेत्र है उसका लेखपाल, बी क्षेत्र है उसका लेखपाल, सी क्षेत्र है उसका लेखपाल, ऐसे ऐसे पूरे जिले का जितना भी लेखपाल होंगे सब लोग अपने अपने आधार पे अपना तैयार किए। उसके बाद जिला स्तर पे जब एक मोटा रजिस्टर बनता है तो उसी को बोलते हैं जिल्द बंदोबस्त। ठीक है, प्रत्येक गांव की भूमि की माप को एक रजिस्टर तैयार करना होता है, अर्थात जिल्द बंदोबस्त तैयार करना एक वही समझ रहे हैं ना कि ए बी सी जितना भी लेखपाल थे वो अपना कलेक्ट करके एक मोटा रजिस्टर जो बनेगा वही को बोलते हैं जिल्द बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। घरौनी क्या होता है? घर जैसे खतौनी होता था खेतों का समूह, वैसे होता है घरौनी घरों का समूह। जैसे एक व्यक्ति है ए, उसका दो तीन जगह के घर है, दो तीन जगह पे घर है, एक गांव में है, शहर में है, एक बड़े शहर में है। तो इस तरीके का जितना भी घर होगा उसका अगर कहा जाए तो वो घरौनी के अंतर्गत आएगा। ग्रामीण आवासीय अभिलेख होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आवासीय संपत्ति का संपूर्ण विवरण, ठीक है, संपूर्ण विवरण उस व्यक्ति की घरौनी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। सीमा द्योतक से आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? सीमा द्योतक का मतलब जो सीमा को, द्योतक का मतलब दर्शा रहे हों। ठीक है, सीमा मतलब लिमिट, लिमिट को जो दिखा रहे हों वही। अब कौन कौन से लिमिट होंगे, चिन्ह होंगे? जैसे खंभे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, सड़क, चक्रोट, नहर। अब ये सीमा कहाँ पे लगेगी पता है? जैसे नक्शा होता है, नक्शा में अपडेट किया गया कि ये सड़क जो, ये वाला खेत जो है राम का है, तो राम का खेत के एक छोर पर एक खंभा लगा हुआ है। ठीक है, अगले छोर पर एक सड़क या चक्रोट गई है, तो अब उसमें ये चक्रोट और ये खंभा दोनों सीमा द्योतक चिन्ह हो गए। मतलब भविष्य में कभी भी विवाद होता है और लेखपाल महोदय को बुलाया जाता है कि भैया विवाद को चलिए सुलझाइए, तो अपना नक्शा खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि चक्रोट कहाँ पे है, खंभा कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में ही तो राम का खेत था, यही होता है। ठीक है, सीमा द्योतक चिन्ह। अब ये सीमा द्योतक चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे खंभा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, सड़क हो सकता है, चक्रोट हो सकता है, नहर हो सकता है, रेलवे पटरी हो सकती है, कुछ भी जो कि आगे आने वाले 100 150 200 साल तक वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है पेड़ ना रहे तो कभी कभी ये सीमा द्योतक चिन्ह बर्बाद भी हो जाते हैं, ये समझ रहे हैं ना आप? यही लिए तो अपडेट करना होता है, धीरे धीरे समय समय पर अपडेट होता रहता है चीज़ों में। यह हमेशा खसरा के साथ ही नत्थी रहता है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, वहीं पे ज़रूरत ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खेवट क्या होता है? खेवट यह एक प्रकार का जमींदार रजिस्टर है। एक्चुअली अगर बात करें ना तो ये बहुत ही ओल्ड टर्म है, ये आज यूज ही नहीं होता है, जमींदार के समय पे यूज होता था उसका। ठीक है, 1950 से पहले अधिकार अभिलेख को खेवट खतौनी कहा जाता था। ठीक है, 1950 के पहले, 1950 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भूदान आंदोलन हुआ, उसके बाद सब बहुत चीज़ हुआ, तो समझ लो कि जब ज़्यादातर ज़मीनें जमींदारों के अंदर में हुआ करती थी तब जो है ये शब्द यूज होता था। 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया, तब खेवट को समाप्त कर दिया गया। खेवट क्या होता था? पहले जो है जब जमींदारी वाला सिस्टम होता था तो जो जमींदार महोदय, जमींदार लोग हुआ करते थे, वो एक अपना रजिस्टर बनाते थे कि हमारी ज़मीनें कहाँ कहाँ पे हैं, एक मुनीम अपना नियुक्त करते थे, उस रजिस्टर को रोक अपडेट करता, समझ लो वो लेखपाल का काम करता था, तो वो अपना जो रजिस्टर होता था उस रजिस्टर को खेवट बोलते थे। ठीक है, वर्तमान में अधिकार अभिलेख का मतलब होता है खसरा खतौनी। वर्तमान में ये खेवट जो है खसरा खतौनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान वही क्या होता है? किसान वही
लेखपाल द्वारा तैयार दस्तावेजी पुस्तक जिसमें किसी किसान की भूमि का संपूर्ण विवरण होता है। जैसे किसान तो अपनी भूमि का बस इतना ही जायजा रख सकता है कि भैया हमने पिछले साल क्या बोया था, अब की साल में क्या बो रहा हूँ, ये मेरी ज़मीन कहाँ तक है, ठीक है। यही 2-4 चीज़ें अपना जनरल नॉलेज रख सकता है। लेकिन जो लेखपाल होता है वो तो हर साल एक रजिस्टर तैयार कर रहा उसकी ज़मीन से कि उसने पिछले साल क्या बोया, सन 2010 में क्या बोया था, इस टाइप का रख रहा होता है ना। तो अब मान लीजिए किसान को कभी कोई ज़रूरत पड़ी, लड़ाई झगड़ा उसके गांव के आसपास पड़ोसी पट्टेदारों में हुआ और ज़रूरत पड़ी कोई भी चीज़ की, तो वह किसान बही जो लेखपाल ने बनाया है वहाँ से जाके संपर्क करे और अपना किसान बही अपने भूमि की जो बृहद तरीके से जो नोट किया है लेखपाल, उसको जान सकता है कि भैया मैंने 2010 में क्या बोया था, 2012 में क्या बोया था, इस टाइप का। किसान की खेती का इसमें होता क्या क्या है किसान बही में, किसान की खेती का प्रकार, खेत का प्रकार, चक संबंधी विवरण, मात्रा संबंधी विवरण इत्यादि लिखे होते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने जो बोला कि खेत कैसा है, उसका खेती कैसी है, खेत कैसा है, उसके चक के संबंधित विवरण है क्या, मात्रा संबंधी कितनी मात्रा में, 1 बीघा 2 बीघा कितना खेत है, ये सब विवरण लिखा होता है किसान बही में। यदि कोई किसान चाहे तो कभी भी शुल्क दे करके भैया ये देखो शुल्क देना पड़ेगा, किसान बही की कॉपी को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास में पढ़ाई का मटेरियल इतना ही था और ज़्यादा आगे की क्लासेस से अपडेट पाने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।